हजारों साल पहले की दास्तान। हरी भरी भूमि से जहाँ गंगा की पवित्र धारा बहती है, वहाँ एक खूबसूरत सा प्रांत बसा, मगध। जी हाँ, मैं बात कर रही आज के बिहार की। मैं बात कर रही उसी नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही पूरे विश्व को ज्ञान दिया। ये पावन भूमि हमारा बिहार है, वही बिहार जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति और वो भगवान बुद्ध बने। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, वेद, भूगोल, आयुर्विज्ञान, तर्कशास्त्र और बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर विश्व भर के 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। इसी धरती पर चाणक्य के विश्व को अर्थशास्त्र दिया। अशोक, बिम्बिसार, आर्यभट्ट जैसे अनेक नाम बिहार के स्वर्णिम इतिहास के चेतक हैं। आधुनिक काल की अगर बात करें तो सन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम अस्तित्व में आया। सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। शिक्षा की बात करें तो प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र रहा, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति तथा अक्रमण्यता करने से शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सुजीत कुमार, जो कि एक छात्र हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनका अनुभव कहता है कि बिहार में शिक्षा की कमी का मूल और सबसे बड़ा कारण सरकार की नीतियां और इससे जुड़े भ्रष्टाचार हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए तो बहुत ही बदतर अवस्था में है। यहाँ की जो सरकारें हैं मूल रूप से शिक्षा पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, अगर उनकी शिक्षा देखा जाए तो वो खुद कुछ जानते नहीं हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। इसी दौरान शिक्षा व्यवस्थाओं में तमाम बदलाव देखे गए। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गहराई से जानने के लिए हम यहाँ हसनपुर सूरत में स्थित स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय पहुँचे। इस विद्यालय का कार्यकाल छात्र छात्राओं के चेतना सत्र से शुरू होती है। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2017 में शिक्षा रत्न का अवार्ड भी मिला है। यहाँ पर यूएस की एक एनजीओ से आनंदशाला नाम की एक टीम अपने 1 महीने के रिसर्च के दौरान यहाँ इसी विद्यालय के प्रांगण में रहकर अपना रिसर्च विद्यालय के गुणवत्ता के ऊपर किया। एज ए टीचर हम 1994 में यहाँ पर आए और एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया 2011 तक। 2012 में हम लोग का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के आधार पर इस विद्यालय का मैं प्रधानाध्यापक बना और प्रधानाध्यापक के रूप में पिछले 8-9 वर्षों से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और विद्यार्थी रहने के साथ साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल होने के नाते लगा कि जब मैं विद्यार्थी यहाँ था मुझे क्या कमियाँ थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, और मुझे पूरा अनुभव था। मैंने उसका पूरा सदुपयोग किया अपने प्रिंसिपल के रूप में और उसमें काफ़ी मुझे सफलता मिली है।
सारे शिक्षकों का सहयोग, ग्रामीणों का सहयोग, अभिभावकों का सहयोग, सबका सहयोग हरदम मिलता रहा है, जिसके कारण ये विद्यालय काफ़ी लाभान्वित हुआ है हर क्षेत्र में। विवेकानंद कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बहाली और उनके क्वालिटी चेक का ख्याल नहीं रखा जाता है और भ्रष्टाचार की वजह से बिहार को मौलिक व सामाजिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। स्कूल में गुणवत्तापूर्ण टीचर तो हैं ही नहीं, और जो भी हैं कुछ वो भी पढ़ाना कंपटीशन की वजह से, माने जो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ाएं। अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और माने दूसरा का बच्चा, गरीब का बच्चा है, दलित का बच्चा है, महादलित का बच्चा है, वो सरकारी स्कूल में है। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजाते हैं। जिनके पास बच्चा के गार्जियन के पास पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल में भेजाते हैं, लेकिन उस प्रकार का शिक्षा उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे बिहार का शिक्षा स्तर और नीचे गिरे जा रहे हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं। अगर पढ़ाई का स्थिति ठीक रहता तो कोचिंग का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता। अगर कोचिंग का सहारा नहीं बच्चा ले तो भविष्य खराब हो जाएगा। इन्होंने अपने निजी अनुभव को हमसे साझा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद रोक पाना बहुत ही दुर्लभ है और ये स्कूली व्यवस्था की कमी को दर्शाता है और मजबूरन अभिभावकों को कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। देखिए इसीलिए उसमें मास्टर लोग आते हैं, अपना समय हाजिरी बना के अपना समय पार कर लेते हैं। जहाँ बैठते हैं तहाँ अपना बातचीत करते उड़ते में अपना 6 घंटा बिताते हैं और से 1 बजा खिचड़ी खिला देते हैं, कहते हैं जाइए छुट्टी हो गया। उनको तो अपना वेतन से मतलब है, किसी के बच्चा पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि अपना मजदूरी करके कुछ भी करके अपना बच्चा एक कन्वेंट में पढ़ा के आगे मुझे शिक्षित बनाए। अच्छा, मैं अपना ये नहीं कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो वो मजदूरी करे। परेशानियां चाहे कितनी भी हो, अगर कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं है और इसी का उदाहरण है यह उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवई सिंहपुर। यह एक आदर्श विद्यालय के रूप में न केवल बिहार को बल्कि पूरे देश के नेतृत्व में अपना पूरा योगदान निभा रहा है। पहला हिंदुस्तान में पहला ही विद्यालय है जो ट्रेन का पेंटिंग किया, और इसको देख के हमारे अगल बगल में तो 10-20 है और पूरे बिहार में माने अनेकों स्कूल ट्रेन का पेंटिंग कराए। मेरा नाम राम प्रवेश ठाकुर है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। जिनसे हम प्रधानाध्यापक पद पर आए तो यही हुआ कि मैंने लोगों का सोच बदल दे, ये नहीं सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय से बेहतर हो सकता है, चाहे यहाँ भी बेहतर व्यवस्था हो सकता है। मैंने हम लोग अपने अति सहयोग से हम लोग अपना, अब देखे होंगे जो हमारा एकदम भोजन कक्ष जो है पूरे बिहार में यूनिक है। ऐसा कहीं आपको मध्याह्न भोजन का नहीं मिलेगा।
को हम यहाँ कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। हमारा डिजिटल क्लास चलता है, हम पूरा टीवी सब लगाए हुए हैं, उसमें पूरा मैटर है। हमारा एकदम पूरा समृद्ध एकदम लाइब्रेरी है, पुस्तकालय की व्यवस्था, अति प्रयोगशाला की व्यवस्था भी हम किए हुए हैं मिडिल स्तर तक में भी। इस विद्यालय को वर्ष 15, वर्ष 16 और वर्ष 17 में जिला का सर्वश्रेष्ठ मध्याह्न भोजन संचालन के लिए अवार्ड मिला है। इसके बाद स्वच्छता में स्टेट अवार्ड 18 में मिला है। 18 में ही आनंदशाला है, जिला में एक शिक्षा कार्यक्रम आनंदशाला शिक्षा रत्न पुरस्कार मिला है। इस विद्यालय को विश्व स्तर के अनेक एनजीओ से सहयोग मिलता रहा है और आज यह विद्यालय देश के सबसे अग्रणी विद्यालयों में जा खड़ा हुआ है। परंतु यह एक मात्र ऐसा विद्यालय ही क्यों रहा है? यहाँ पर लगभग 50 से 100 विद्यालयों के बीच ये एकमात्र विद्यालय ही ऐसा क्यों बन सका? क्या यह अनेक प्रश्न चिन्ह नहीं छोड़ता है? यह विचारणीय है। शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं हो सका है, उसका मूल और सबसे बड़ा कारण है गरीबी और सरकारी व्यवस्था यानी शिक्षा नीति। क्योंकि किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जिस संसाधनों की आवश्यकता होती है वह सारे संसाधन सरकार के पास संभव हैं, परंतु इसके अन्य अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? यहाँ का सामाजिक माहौल ऐसा क्यों नहीं बन पाया कि लोग ये समझ सके कि शिक्षित होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और बिना शिक्षा के किसी भी राज्य का आर्थिक व सामाजिक विकास संभव नहीं है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया। यह नीति देश के स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति का जो स्वरूप आया है, अगर उसे एक नज़र में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वो काफ़ी बेहतर है और बहुत रिसर्च करके उसको लागू किया गया है, लाया गया है। जितना बेहतर उसका स्वरूप दिखाई देता है, यदि वो जमीन पर धरातल पर उसी रूप में आ जाता है तो निस्संदेह इससे परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है, खासकर नीचे जमीनी स्तर पर। धरातल यानी कहने का अभिप्राय प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, उच्च विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर बहुत उच्च शिक्षा जो है उसके ऊपर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि वो किस प्रकार की होगी। लेकिन जो हम जमीनी शिक्षा की बात करें, मध्य उच्च विद्यालय स्तर तक और महाविद्यालय के शुरुआती स्तर तक की शिक्षा की बात करें तो नई शिक्षा नीति जो अभी लाई गई है इसमें इससे एक उम्मीद सी जगी है कि इससे बेहतर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें इसका स्वागत करना चाहिए और आने वाले समय में इससे जो परिवर्तन होंगे इसका इंतजार करना। पुलिस, टीचर, बिहार पुलिस। अपना बिजनेस खोलेंगे कभी। IAS। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक टीचर बनना चाहती हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं एक आर्मी बनना चाहती हूँ। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आर्मी, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ।
मैं एक कमांडो बनना चाहता हूँ। मैं एक इंडियन आर्मी बनना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरह। मैं IITian इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं IPS अफसर बनना चाहती हूँ। IPS ऑफिसर। मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। I want to become an engineer. मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहती हूँ। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी नागरिक बनना चाहती हूँ।